नमस्कार साथियों। मैंने जैसे आपसे प्रॉमिस किया था कि 500 क्वेश्चन की वीडियो लेकर के आऊँगा, उसमें आज ये पहली कड़ी है। मैं चाहता तो एक ही वीडियो बना देता, लेकिन चूंकि मेरा भी मन नहीं कर रहा है। कैसे मन करेगा, क्योंकि असमंजस की स्थिति है, ऊहापोह की स्थिति है, और मैं किस मुंह से कह दूं कि हाँ आप भी पढ़ लीजिए, हम भी पढ़ा देते हैं। ये हो नहीं पाता है। सच पूछे तो आधे लोगों की हिम्मत इसलिए टूट चुकी है कि भाई हम तो योग्य ही नहीं है, फिर हम कैसे एग्जाम देने जाए। और आधे लोग इसी स्थिति में हैं कि योग्य तो हैं हम, लेकिन अब ये वैकेंसी कोर्ट में चली जाएगी, क्या करें, दे कि नहीं दे। मतलब असमंजस की इतनी बुरी हालत मैंने अपने जीवन में पहली बार देखी है। और एक तरीके से नहीं, कई तरीके से टॉर्चर होना। एक तो आज के अखबार में मैंने पढ़ा कि वहाँ के शहरों में, बिहार के शहरों में रहने की जो प्रबंधे हैं, होटल वाले हैं, ये बड़े महंगे दाम ले रहे हैं। बच्चों से अनाप शनाप वसूल रहे हैं कि 1500 रुपये में 3 लोगों को रखेंगे, उससे ज़्यादा दोगे तो ज़्यादा लोगों को रखेंगे। तो ये एक समस्या है। बहरहाल उसी कड़ी में हमने ये पहली वीडियो बनाई है। अब देखिए इसको, 50 या 55 प्रश्न इसमें होंगे, लेकिन ये प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण उसकी व्याख्याएं हैं। तो आप उन व्याख्याओं को बहुत गौर से देखिएगा, गंभीरता से देखिएगा, क्योंकि वही आपको पार कराएंगे। एक कविता है नागार्जुन की कि कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, और कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। ये 4 लाइन है। इसी 4 लाइन में और आगे है कि दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, और कौए ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। एग्जैक्ट यही हालत है हम सब की इस हाल। आइए पहला प्रश्न देखते हैं कि बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। बिहार में विद्रोह तो नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने। कुंवर सिंह जगदीशपुर, जो कि उस समय शाहाबाद हुआ करता था, वहां के जमींदार हुआ करते थे। कुंवर सिंह 2 भाई थे, उनका नाम था कुंवर सिंह और अमर सिंह। कुंवर सिंह बड़े थे, अमर सिंह छोटे थे। दोनों भाई ने मिलकर के विद्रोह किया। बिहार में सबसे पहला विद्रोह जो हुआ वो ऐसा माना जाता है कि दानापुर में विद्रोह हुआ। दानापुर के विद्रोहियों को दमन किए जाने पर विद्रोही वहां से भाग करके जगदीशपुर आ गए, और जगदीशपुर आकर के कुंवर सिंह से मिल गए। अब जब कुंवर सिंह से मिल गए, तब कुंवर सिंह उनका नेतृत्व करने के लिए तैयार हो गए। हालांकि कुंवर सिंह की भी एक पहली स्ट्रेटजी थी। कुंवर सिंह की स्ट्रेटजी ये थी कि वो वहाँ शाहाबाद का जो जमींदारी था उसको लेकर के उनका कन्फ्लिक्ट चल रहा था अंग्रेजों से, और बाद में उस कन्फ्लिक्शन की वजह से कुंवर सिंह की जमींदारी जो जाती रही, और फिर वो उनकी हालत बड़ी बुरी हो गई। तब कुंवर सिंह ने इस विद्रोह को संभालने की हर संभव कोशिश की, और संभाला भी। उसके बाद में वो उधर से निकल करके, जगदीशपुर से निकलते हुए, जगदीशपुर अगर आप देखेंगे मैप पर तो बक्सर आरा वाले इलाके में है, आरा भी वर्तमान में उसे बोल सकते हैं, तो उन इलाके में है। और वहां से वो यहाँ तक, मतलब लखनऊ तक की यात्रा किया उन्होंने, और रास्ते में जितने लोग मिले उनसे मिलते हुए वो आए। उनमें कई अंग्रेज अफसर थे, जिसमें मिलमैन और डेम्स था, उनको हराया। अंततः वो जब इधर से वापस रिटर्न जा रहे थे, तब उनके बाह में गोली लग गई, और उन्होंने अपने बाह को काट करके मां गंगा को समर्पित कर दिया। और वापिस होने के क्रम में ही ली ग्रैंड के टुकड़ी से गोली लग गई उनके हाथों में, और फिर उनकी मृत्यु 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को हो गया। तो इस तरह से कुंवर सिंह का अंत हो गया। लेकिन अब बाकी 3 लोग के बारे में भी हम जान लेते हैं। देखिए, इस पूरे प्रश्न में ना, मतलब इस पूरे जो 50 प्रश्न आएंगे, इसमें प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण व्याख्याएं हैं, इसलिए आप व्याख्याओं को खूब ठीक से ध्यान रखिएगा। अब इसमें नाना साहब जो थे, ये पेशवा बाजीराव जो थे, बाजीराव द्वितीय, उनका दत्तक पुत्र थे नाना साहब। इनका असली नाम था धोंदूपंत, ये भी पूछा जाता है तो याद रखिएगा। तो धोंदूपंत, इनके असिस्टेंट हुआ करते थे तात्या तोपे। तात्या तोपे और अजमुल्ला खां 2 इनका असिस्टेंट हुआ करते थे कानपुर में, तो ये दोनों ने वहीं पे संभाला था। और है मौलवी अहमदुल्लाह, तो इन्होंने फैजाबाद, जो कि वर्तमान में चूड़ियों का शहर माना जाता है फैजाबाद को, वहां से इन्होंने शुरू किया था, मौलवी अहमदुल्लाह। तो ये हुआ। अगला है कि चंपारण में नील के किसानों की दशा की और गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया। गांधी जी 1915 ईस्वी में भारत आए, मुंबई के पोर्ट पे उतरे, बंदरगाह पे उतरे 9 जनवरी को, और इसी 9 जनवरी को हम मनाते हैं भारतीय प्रवासी दिवस, विश्व प्रवासी दिवस, शायद ये प्रवासी दिवस मनाते हैं इसको। तो 1915 में आए, और वहां से सीधे वो चल करके कोलकाता आ गए। कोलकाता में उस समय गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर रहते थे, और उन दिनों गुरुदेव को भारत रत्न कह रहे हैं, नोबेल पुरस्कार मिल चुका था। एशिया का पहला नोबेल इनको मिला था, रविंद्रनाथ टैगोर को। तो वहीं पे इनकी मुलाकात 2-3 लोगों से हुई। दादा भाई नौरोजी से हुई, गोपाल कृष्ण गोखले जी से हुई, और रविंद्रनाथ टैगोर से तो खैर हुई ही। महात्मा गांधी का उस समय तक नाम फैल चुका था, क्योंकि वो दक्षिण अफ्रीका से विजय होकर के आए थे, वहां पर अंग्रेजों को हरा करके आए थे, तो इनका नाम बहुत बढ़ चुका था। लेकिन
अभी भी उनमें वो मैच्योरिटी नहीं थी जो होनी चाहिए थी। तो उनके थोड़ा मतलब ज्यादापन बड़बोलेपन के तरीके से नाखुश होकर के गोपाल कृष्ण गोखले जी ने कहा कि गांधी तुम, उस समय उनका नाम महात्मा गांधी नहीं हुआ करता था, उनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी ही था। तो उन्होंने कहा कि देखो मोहन, तुम जिसको समझ रहे हो ना हल्के में ले रहे हो, जिसे देख रहे हो उसे तुम हल्के में ले रहे हो, और जो सामने व्यक्ति बैठा है ना वो नोबेल विनर है और दुनिया में उसकी ख्याति है। तुम जिस अंग्रेज को हरा करके आए हो वो अंग्रेज उनके घुटने तक बैठते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर की बड़ी ख्याति थी उन दिनों। वायसराय भी जब उनसे मिलने जाते थे तो चप्पल खोल करके उनसे मिलते थे, ये उनका रुतबा हुआ करता था। तो इस बात से गांधी जी बड़े प्रभावित हुए और उसी समय गोखले ने उनको सलाह दिया कि तुम ना पहले पूरे भारत भर को घूमो, भारत को जानो, और उसके बाद में जब तुम्हें मन करे तब तुम भारतीय राजनीति में उतरना। बस महात्मा गांधी वहीं 1915 ईस्वी से निकले घूमने और 1916 ईस्वी तक उन्होंने भारत भ्रमण किया। 1916 में भारत भ्रमण करने के बाद वो दिसंबर के महीने में लखनऊ पहुंचे। तब तक उधर से दो व्यक्ति, महाराष्ट्र और बंगाल वाले इलाके से दो व्यक्ति, एक का नाम था एनी बेसेंट और दूसरे व्यक्ति का नाम था बाल गंगाधर तिलक, उन दोनों के प्रयत्नों से उस साल लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन होने वाला था, जो वार्षिक सालाना जलसा होता था उनका। और उसी सालाना जलसे में पूरे भारत भर के लोग पहुंच रहे थे। और एक घटना और उसमें घट रही थी। उसी लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग भी मिलने वाली थी कांग्रेस से। अध्यक्षता करने की जिम्मेदारी सौंपी गई अंबिका चरण मजूमदार साहब को। मजूमदार साहब ने अध्यक्षता की संभाली। ये बात पूरे भारत भर में फैल गई थी कि ये लखनऊ में बड़ा जलसा हो रहा है और उसमें कांग्रेस के साथ में मुस्लिम, मतलब हिंदू के साथ मुसलमान मिलने को आ रहे हैं। 1909 के एक्ट में यह तय कर दिया गया था, जिसको मार्ले मिंटो एक्ट कहते हैं, उसमें यह तय कर दिया गया था कि मुस्लिमों को अधिकार हम अलग देंगे, वोटिंग का अधिकार अलग हो जाएगा। अब इससे मुस्लिमों का हौसला बढ़ गया था। तो मुस्लिम और हिंदू की एकता के लिए 1916 ईस्वी में लखनऊ में अधिवेशन की गई। जो आयोजन किया गया था वो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट जी के द्वारा किया गया था। अब उसमें महात्मा गांधी भी पहुंचे। उधर बिहार में नील के किसानों की बड़ी बुरी दुर्दशा हो रही थी। वो 3/20 यानी कि 20 कट्ठे में 3 कट्ठा नील की खेती करनी अनिवार्य थी, जिसको हम 3 कठिया पद्धति बोलते थे। इससे त्रस्त होकर के वहां के किसान राजकुमार शुक्ल ने यह तय किया कि भाई अब तो मैं चलूंगा उसमें और गांधी जी से मिलूंगा। चूंकि गांधी जी किसानों के लिए दक्षिण अफ्रीका में बहुत काम करके लौटे थे और राजकुमार शुक्ल थोड़े पढ़े लिखे व्यक्ति थे, अखबारों से इनका रूबरू होता रहता था, तो ये गांधी जी के बारे में जानते थे। फिर ये आए और इसी 1916 ईस्वी के लखनऊ के अधिवेशन में, जिसे हम कांग्रेस का अधिवेशन कहते हैं, वो गांधी जी के को मिले और गांधी जी से अवगत कराया और उनको बहुत रिक्वेस्ट किया। इतने रिक्वेस्ट किया कि गांधी जी अंततः हाँ बोल दिए कि चलो ठीक है, अब तो दिसंबर का महीना चल रहा है, इस महीने में तो मैं आने से रहा, लेकिन मेरा वादा है कि मैं जस्ट अगले ही साल यानी कि 1917 में मैं आपके यहाँ आऊंगा। फिर 1917 ईस्वी में गांधी जी कोलकाता गए और कोलकाता से रिटर्न होते हुए पटना होते हुए, पटना में इन सब लोगों से मिलते हुए, अनुग्रह नारायण सिन्हा से, आचार्य कृपलानी से मुजफ्फरपुर में मिले, वो मोतिहारी तक आए कृपलानी, और राजेंद्र प्रसाद से भी पटना में वो मिले। पटना से होते हुए मुजफ्फरपुर आए, मुजफ्फरपुर से वो मोतिहारी आए। जैसे मोतिहारी पहुंचे उनको कह दिया गया कि भाई आप जिला छोड़ करके चले जाइए। महात्मा गांधी ने कहा क्यों चले जाऊं, मेरा देश है, मैं रहूंगा। तू मैं हुई, बहस हुई, उनके ऊपर मुकदमा चला। महात्मा गांधी सरेंडर करने को तैयार नहीं हुए, बोले हम तो लड़ेंगे, हम आए हैं, हम रहेंगे। अंततः गांधी जी, चूंकि एक दौर यह भी था, एक सच्चाई यह भी था कि उसी वक्त दुनिया में विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो चुका था और महात्मा गांधी लोगों को पकड़ पकड़ करके उनको मोटिवेट करके युद्ध में भेजते थे लड़ने के लिए कि तुम युद्ध में लड़ोगे तो अंग्रेज हमारी मदद करेंगे। उनको लालच था, उनको लगता था महात्मा गांधी को कि अंग्रेज हमें आजाद कर देंगे इस युद्ध के बाद में। तो लोग चलने लगे। अब इससे एक तरह महात्मा गांधी की छवि अलग बन रही है, एक तरह दूसरी छवि बन रही है। एक तरफ लोग महात्मा गांधी को भर्ती करने वाला सार्जेंट कह रहे हैं, दूसरी तरफ महात्मा गांधी की छवि पॉजिटिव बन रही थी। बहरहाल महात्मा गांधी से अंग्रेजों ने पंगा लेना मुनासिब नहीं समझा। अंग्रेजों ने समझा कि कम से कम ये लोगों को भर्ती करके भेज तो रहा है, छोड़ दो, देखते हैं क्या करता है ये बूढ़ा आदमी। फिर महात्मा गांधी वहां पे, यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी वहां पे आंदोलन किए और उनकी विजय हुई। इस विजय में, महात्मा गांधी की इस विजय में, 1917 के विजय में जब प्रसन्न हुए लोग, उन्होंने खुश हो गया, वहां पे महात्मा गांधी की मांगे मान ली गई, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने उनको महात्मा की उपाधि दी। कोलकाता में बैठकर के रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी जो मोतिहारी में थे, चंपारण के मोतिहारी में थे, उनको महात्मा की उपाधि दी और उस तरह से उस दिन महात्मा गांधी बन के हो गए। अब 1917 ईस्वी में ही ये बात पता चला गुजरात के लोगों को कि अरे हमारा ही बंदा एक है जो कि चंपारण के किसानों के लिए लड़ने गया है, तो वो लोग भाग करके महात्मा गांधी के पास आए। अब चंपारण में, गुजरात में 2 जगह है, एक खेड़ा है और एक अहमदाबाद है। अहमदाबाद में मजदूर मिल हुआ करते थे,
ये सूती वस्त्र मिल हुआ करते, मतलब मिल था, ये मजदूर मिल था, कपास का मिल होता था। तो सबसे पहले ये मिल वाले लोग आए महात्मा गांधी के पास चंपारण में ही मिलने कि बापू गांधी जी आप तो हमारे ही लोग हैं, तो हमारा मदद करिए। गांधी जी ने कहा ठीक है मैं आपकी मदद करूंगा, चलिए मैं आता हूं। और अहमदाबाद वाले गए, तब तक खेड़ा वाले आ गए, उनको भी गांधी जी ने यही कहा। गांधी जी 17 में पूरा काम निपटा करके चंपारण का 1918 ईस्वी में गुजरात पहुंचे और वहां पर उन्होंने सबसे पहले अहमदाबाद के मिल मजदूर वालों के लिए लड़े। और महात्मा गांधी जब मिल मजदूर वालों के लिए लड़े तो इनमें उनको विजय प्राप्त हुई। ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी ने सबसे पहले भूख हड़ताल इसी में किया था, आमरण अनशन जैसा मामला उन्होंने इसी में किया था। यहीं पे उन्होंने अहमदाबाद में ही ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था, न्यासिता का सिद्धांत महात्मा गांधी ने यहीं पे दिया था अहमदाबाद मिल मजदूर के लिए। फिर वो खेड़ा के लिए भी लड़े, खेड़ा के लिए लड़े, यहां भी जीते। 1918 में 2 युद्ध उन्होंने जीता, 2 जंग जीता, एक तो खेड़ा और एक अहमदाबाद। तो इस तरह से महात्मा गांधी अब 3 युद्ध जीत चुके थे। पहला कौन सा था? चंपारण। दूसरा कौन सा था? अहमदाबाद। तीसरा कौन सा था? खेड़ा। अब अंग्रेज इनसे भयभीत हो गए। अंग्रेजों को लगा कि यार ये तो गजब आदमी है। अंग्रेजों ने इनको जवाब देने के लिए एक तरह का, आप यूं समझिए, याद रखने के लिए आप यूं समझिए कि महात्मा गांधी को जवाब देने के लिए और महात्मा गांधी के कॉन्फिडेंस को कम करने के लिए, क्योंकि महात्मा गांधी 3 युद्ध जीत चुके थे, वो दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों को हरा चुके थे और इधर इंडिया में आकर के यहां हरा दिए थे। और उसी समय 1918 ईस्वी में ही विश्व युद्ध रुक गया। तब महात्मा गांधी को के प्रति जो अंग्रेजों का मतलब एक लगाव था वो भी दूर हो गया, क्योंकि उनको अब आदमी की जरूरत थी और युद्ध ही खत्म हो गया तो अब जरूरत ही नहीं बची, तो महात्मा गांधी को क्यों पूछते। तो महात्मा गांधी के कॉन्फिडेंस को कम करने के लिए उन्होंने जालियांवाला बाग में एक हत्याकांड करवा दिया, अंधाधुंध गोलियां चलवा दी, जिसमें हजारों लोग मर गए और महात्मा गांधी इससे बहुत विचलित हो गए और यहीं से महात्मा गांधी उनसे दूर हो गए। महात्मा गांधी को जो उपाधि अंग्रेजों ने दिया था उस उपाधि को उन्होंने 1919 के जालियांवाला बाग हत्याकांड के एवज में 1920 में जो कि असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, महात्मा गांधी ने उसमें उसको त्याग दिया। हालांकि 1919 ईस्वी में ही कई लोगों ने अपनी पदवियां त्यागी, जिसमें ठीक वहीं रविंद्रनाथ टैगोर भी शामिल हैं, जिन्होंने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। उन्होंने भी अपनी पदवी, नाइटहुड की उपाधि और सर की उपाधि त्याग दी। महात्मा गांधी ने भी अपनी पदवी त्याग दी, कैसरे हिंद की उपाधि दी थी उसको त्याग दिया। लेकिन महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन में त्यागा। किसके एवज में त्यागा? जालियांवाला बाग हत्याकांड के एवज में त्यागा। याद रहेगा आपको? क्लियर है। कृपलानी के बारे में एक बात और जान लीजिए, छोड़िए भी आगे मिलेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम आंदोलन था? अच्छा, गांधी जी के बारे में और भी थोड़ा जान लीजिए, जब ये जान ही रहे हैं तो। गांधी जी के बारे में कुछ आंदोलन ये है कि 1920 में उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किया और असहयोग आंदोलन में उन्होंने शुरू किया और कहा कि हम भारत को 1 साल में आजाद करा देंगे। आजाद हुआ नहीं, लेकिन महात्मा गांधी की शर्त यह थी कि हिंसा नहीं करनी है, लेकिन लोग माने नहीं और चौरा चौरी का कांड हो गया। चौरा चौरी का कांड हुआ 5 फरवरी 1922 ईस्वी को, कहीं कहीं 4 फरवरी 1922 ईस्वी भी लिखा हुआ है। और उसी दिन महात्मा गांधी को जैसे पता चला कि चौरा चौरी कांड हो गया है, उन्होंने उस आंदोलन को रोक दिया और जेल चले गए। कोर्ट में जाके खुद को वो कर दिया, हाजिर कर लिए और जेल चले गए। अंग्रेजों ने उनको काफी लंबी सजा दी, 6-8 साल की सजा दी, लेकिन गांधी जी को 2 साल बाद ही 1924 ईस्वी में ही छोड़ दिया, उनके स्वास्थ्य के चलते, उनके आचरण के चलते। महात्मा गांधी बूढ़े हो ही रहे थे धीरे धीरे। जब वो यहाँ से निकले तब वो सीधे कर्नाटक चले गए। कर्नाटक में एक जगह है बेलगांव, जो वहां पे उस साल कांग्रेस का अधिवेशन होना था। साल था 1924, कांग्रेस का अधिवेशन वहां हुआ था। वहीं पे महात्मा गांधी पहुंचे और कहा इस बार अध्यक्षता हम करेंगे। लोगों ने मान लिया, महात्मा गांधी से बड़ा कौन हो सकता था। लोगों ने महात्मा गांधी की अध्यक्षता दे दी। तो महात्मा गांधी अपने जीवन में एक ही बार अध्यक्षता किए थे बेलगांव में। कब? 1924 ईस्वी में कांग्रेस की अध्यक्षता। उसके 6 साल बाद में महात्मा गांधी ने एक और युद्ध आंदोलन किया जिसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा आंदोलन था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसमें उन्होंने दांडी मार्च किया था। उन्होंने दांडी में जाकर के नमक कानून को तोड़ा और आंदोलन शुरू कर दिया। और 1930 में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने से पहले उस समय के तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड इरविन से मिले और इरविन से बोले कि हमारी कुछ मांगे हैं, मान लीजिए आप, अगर आप नहीं मानेंगे तो हम आंदोलन करेंगे। इरविन ने कहा हम नहीं मानेंगे, आप आंदोलन करिए। तो महात्मा गांधी ने पहले तो दांडी यात्रा, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। और जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया तब अंग्रेज परेशान हो गए। फिर गांधी जी को समझौता करने के लिए बुलाया, गांधी जी को समझौता करने के लिए बुलाया और गांधी जी से 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ। 1931 में 3 घटनाएं बड़ी मशहूर हैं। गांधी जी ने समझौता किया और गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए। गोलमेज सम्मेलन 1930 से ही शुरू हो चुका था। 1930 में पहला हुआ था, 1931 में दूसरा हुआ था, 1932 में तीसरा हुआ था। मैं इस पे भी बात कर लेता हूं अभी इसी वक्त।
1931 में गांधी जी ने समझौता किया और भाग लेने गए लेकिन उनको निराशा हाथ लगी, वहां कुछ नहीं मिला, वापस लौट करके आ गए। लेकिन भाग लेने से पहले गांधी इरविन समझौता हुआ था और गांधी इरविन समझौता होने के 18 दिन बाद में, 19 दिन बाद में, 5 मार्च को गांधी इरविन समझौता हुआ था, 6 मार्च को, एग्जैक्टली मुझे डेट याद नहीं है लेकिन मार्च में हुआ था। गांधी इरविन समझौता होने के तुरंत बाद 23 मार्च को अंग्रेजों ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी पर लटका दिया। अब पूरे भारत में एक अलग ही ज्वाला फैल गई, लोग लड़ने लगे, लोग त्राहिमाम करने लगे, लोगों में गुस्सा भर गया और लोगों में एक तरह का गुस्सा गांधी जी के प्रति भी भरा। लोगों को लग रहा था कि गांधी जी चाहते तो भगत सिंह को बचा लेते। क्या सच है इस पे कभी विस्तार से चर्चा करेंगे, तब आप तय कर पाएंगे। बहरहाल गांधी जी ने पूरी कोशिश की थी बचाने की, लेकिन चूंकि वो पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं थे, वो क्रिमिनल प्रिजनर थे और उन्होंने सैंडर्स की हत्या कर दी थी भगत सिंह ने, इसलिए उनको जेल में रखा गया था। तो उनसे उनको कुछ मिला नहीं और अंततः वो उनको फांसी दे दी गई थी। तो फांसी दी गई 23 मार्च को। 23 मार्च के बाद में 30 और 31 मार्च को कांग्रेस का बैठक, 28, 29, 30, 31 4 दिन उनकी बैठक होनी थी 1931 ईस्वी में ही। उस अधिवेशन में, कांग्रेस का अधिवेशन जो कि पाकिस्तान की कराची में था मेरे ख्याल से, वहां बैठक होना था। वहां बैठक में गए लेकिन उस बैठक में लोगों ने गांधी जी का विरोध किया। गांधी जी ने कुछ नहीं बोला। गांधी जी ने यह बोला कि मैंने पूरी कोशिश की है लेकिन वो बच नहीं पाए, मैं क्या कर सकता हूं। गांधी जी हालांकि उसके बाद में फिर वहीं से निकले और कांग्रेस की प्रतिनिधि बनकर के वो गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए, लेकिन यहां पे बात जमी नहीं और वो खाली हाथ वापस लौट करके आ गए। वो कौन सा सम्मेलन था? गोलमेज सम्मेलन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन था। फिर तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ 1932 ईस्वी में। हाँ, तो गांधी जी वहां से जब लौट करके आ गए भारत, तो उन्होंने फिर से सविनय आंदोलन को शुरू किया, लेकिन तब तक गवर्नर जनरल यानी कि वायसराय बदल चुका था। जो वायसराय आया था वो बहुत बदतमीज इंसान था, बहुत कठोर इंसान था। उन्होंने गांधी जी को तुरंत पकड़ा और जेल में डाल दिया। कौन से जेल में? पुणे में यरवदा जेल है जिसमें उनको डाल दिया गया। अब वहीं पे गांधी जी बैठे हुए थे, तब तक पता चला कि अंबेडकर साहब जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, उनको कॉम्युनल अवार्ड मिल गया मैकडोनल्ड के तहत। मैकडोनल्ड उस समय वहां के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने मैकडोनल्ड अवार्ड से दे दिया उनको। मैकडोनल्ड अवार्ड का मतलब यह था कि अब जैसे मुस्लिमों को विशेष अधिकार मिल गया था चुनाव लड़ने के लिए, अब दलितों और वंचितों को भी अधिकार मिल जाएगा। गांधी जी इस बात से बहुत दुखी हुए और उन्होंने वहीं पे तय किया कि अब हम करेंगे आमरण अनशन, भूख हड़ताल, और गांधी जी वहां पे आमरण अनशन को शुरू कर दिए। परेशान होकर के लोगों के दबाव की वजह से अंततः अंबेडकर साहब झुके और गांधी जी से आकर के पूना में समझौता हुआ। सितंबर अक्टूबर में पुणे में समझौता हुआ, उसको हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। और गांधी जी के सामने अंबेडकर साहब ने उनकी सारी शर्तें मान ली। 71 के बजाय 147 सीटों पर लड़ने का दिया गया, लेकिन साथ में लड़ने की बात हुई। तो इस तरह से पूना पैक्ट हुआ। तो याद है यहाँ तक याद रखिएगा। इससे से कम 2-3 प्रश्न आएंगे आपके, ये क्योंकि मैंने सारी निचोड़ बता दिया। अगला प्रश्न है कि इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए थे। इससे ऊपर वाला एक और प्रश्न देख लीजिए, छूट जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम आंदोलन था? आपको बता ही चुके हैं, चंपारण पहला आंदोलन था, दूसरा खेड़ा था, तीसरा अहमदाबाद था। 1917 ईस्वी में चंपारण हुआ था, 1918 में दूसरा अहमदाबाद होगा। मजदूर मिल था, ये याद रखिएगा, मजदूर मिल था। और खेड़ा वाला किसान था, ये भी 18 में ही हुआ था, लेकिन अहमदाबाद के बाद में हुआ था। और रॉलेट सत्याग्रह जो है, ये 1919 ईस्वी का मामला है। रॉलेट एक्ट भी इसी समय आया था, रॉलेट सत्याग्रह भी इसी समय हुआ था, और इसी समय जालियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। तो याद रखिएगा। इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील कौन थे? देखिए, इसमें जो पेश हुए थे ना, भूला भाई देसाई हुए थे। उन्हीं की अध्यक्षता में कई लोग थे, तेज बहादुर सप्रू साहब थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे। सब लोगों ने मिल करके उस मुकदमे को लड़ा था और अंततः उनको बचा लिया था। उन्होंने उनको बचा लिया था। अगला प्रश्न है कि मैडम कामा ने भारत में तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहां फहराया था? जर्मन में एक जगह है स्टुगार्ट में उन्होंने 1905 ईस्वी में इस झंडे को फहराया था। ध्यान रखिएगा एक बात और, पेरिस में 1903 ईस्वी में या 2 ईस्वी में धर्म सम्मेलन हुआ था, जिसमें विवेकानंद ने दूसरी बार भाग लिया था। ध्यान रखिएगा। मैडम भीकाजी कामा के बारे में और बात याद रखिए, इनको भारतीय क्रांति की जननी मां कहा जाता है। मैडम भीकाजी कामा को, ये वयोवृद्ध नेता जिनको हम दादा भाई नौरोजी के नाम से जानते हैं, उन्होंने उनके असिस्टेंट भी रही थी मैडम कामा। ठीक है यहाँ तक? आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? सही तो इसमें है सी आर दास का। सी आर दास को देश बंधु कहा जाता है। लेकिन अब एक प्रश्न यह है कि दीन बंधु किसको कहते हैं? गांधी जी के बड़े अच्छे दोस्त थे और गांधी जी एक वो पत्रकार भी थे, CF एंड्रूज उनका नाम था, उनको दीन बंधु कहा जाता है।
नीचे से देखते हैं, श्यामजी कृष्ण वर्मा पेरिस में इंडिया हाउस के संस्थापक नहीं थे, बल्कि इन्होंने लंदन में इंडिया हाउस का स्थापना किया था। श्यामजी कृष्ण वर्मा बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। ये जिस इंडिया हाउस की स्थापना किए थे, बाद में इसी इंडिया हाउस में जाकर के सावरकर साहब भी रुके थे। श्याम जी, ये एक तरह का लंदन में अखाड़ा था जहां पर भारतीय क्रांतिकारी जाकर के रहते थे और वहां से अपने क्रांतिकारियों का काम करते थे। वहीं पे कई लोगों की हत्याएं की गई थी, जिसमें कर्जन वाइली जैसे लोग भी थे जिनकी हत्या की गई थी। इसी में रहने वाले लोग करते थे, वो बहुत क्रांतिकारी जगह था। विलियम बेवर्डन 1907 में कांग्रेस के सभापति नहीं बने थे, बल्कि वो 1889 ईस्वी में 1889 में वो बंबई के अधिवेशन में विलियम बेवर्डन बने थे, जो कि कांग्रेस का 5वां अधिवेशन था। एक बात और याद रखिएगा कि ये पहले अंग्रेज अध्यक्ष हैं, पहली बार जब ये अध्यक्षता कर रहे थे अंग्रेज अध्यक्ष, तब उसमें महिलाओं की एंट्री की गई थी, महिलाओं को एंट्री फ्री की गई थी और लागत नीति का सुधार हुआ था। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि बताइए पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था, तो जॉर्ज यूले नाम का एक व्यक्ति थे, उनको अध्यक्ष बनाया गया था इनके जस्ट 1 साल पहले। बहरहाल ये कुछ उपाधियां हैं, इन उपाधियों को आप देख लीजिए, इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे बाल गंगाधर तिलक है। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। वैलेंटाइन सिरोल ने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक में बाल गंगाधर तिलक के बारे में जिक्र किया था और उसी जिक्र में यह कहा था कि बाल गंगाधर तिलक जो है वो भारतीय अशांति के जनक है। ये इंसानों में कहा था। और उन्होंने संस्था के नाम पर आर्य समाज, जिसकी स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था, उसको कहा था कि संस्थाओं में यह संस्था जो है वो भारतीय अशांति का जनक है। तो 2 लोगों को कहा था, याद रखिएगा। अगर संस्थाओं को कहेगा तो आपको दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित आर्य समाज को लेना है, और अगर इंसान में कहे तो बाल गंगाधर तिलक। हालांकि बाल गंगाधर तिलक ने वैलेंटाइन सिरोल पर मुकदमा किया, लड़ने के लिए लंदन गए, लेकिन तिलक जी हार गए थे। बाल गंगाधर तिलक को एक और नाम से जानते हैं, लोकमान्य नाम से जानते हैं। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। वल्लभ भाई पटेल को कई चीजें कहा जाता है, जैसे सरदार की उपाधि। मैंने आपको बताया था कई वीडियो में कि बारदोली की जो महिलाएं थी उन्होंने सरदार की उपाधि दी थी, लेकिन बारदोली की महिलाएं डायरेक्ट वल्लभ भाई पटेल को नहीं बताई थी। बारदोली की महिलाओं ने कस्तूरबा गांधी को बताया था कि कस्तूरबा बाई पटेल जो है वो सरदार की तरह दिखता है। और फिर कस्तूरबा गांधी ने ये बात महात्मा गांधी को बताई थी, फिर महात्मा गांधी ने ये बात पटेल को बताई थी। तो आप ऑप्शन में जो मिलेगा ना, उसी के हिसाब से ये तय कर लीजिएगा कि किसका नाम कहाँ रखना है। उनको भारतीय बिस्मार्क भी कहा जाता है और उनको लौह पुरुष भी कहा जाता है। अगर आयरन लेडी की बात आए तो आप याद रखिएगा इंदिरा गांधी जी को कहा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान, ये पाकिस्तान क्षेत्र में रहते थे। भारत से आज़ाद होने के बाद भी ये पाकिस्तान में ही रहे, ये नहीं चाहते थे कि भारत का बंटवारा हो। और आज़ादी के बाद में 90 के दशक में भारत की सरकार ने इनको भारत रत्न से सम्मानित किया था। इन्होंने एक संगठन बनाया था जिस संगठन का नाम था लाल कुर्ती। इनको सीमांत गांधी कहा जाता है और उनको एक दूसरे नाम बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत के बंटवारे का सबसे बड़ा विरोधी थे। जयप्रकाश नारायण को लोक नायक कहा जाता है। इन्होंने भारत में क्रांति की थी एक, उनको उस क्रांति को 1975 ईस्वी में इमरजेंसी लगी थी उस क्रांति के एवज में। ये बहुत बड़े क्रांतिकारी भी थे। 1942 ईस्वी की क्रांति में ये आज़ाद दस्ता का गठन किया था जयप्रकाश नारायण। 30-32 दिन इनके बचे हुए थे पढ़ाई में, तब इन्होंने छोड़ करके उस पढ़ाई को आंदोलन में कूद गए और आंदोलन में कूदने के बाद में फिर वो आंदोलन को चलाए थे। गांधी जी एक बहुत करीब से देखने वाले व्यक्ति थे जयप्रकाश नारायण को, और गांधी जी और जयप्रकाश नारायण दोनों की फिलॉसफी बिल्कुल एक है। दोनों एक ही विचारधारा पर चलते हैं। दोनों ही समाज में सरकार की अवधारणा को खत्म करते हैं, यानी कि राज्य की अवधारणा को खत्म करते हैं। चार्ल्स फ्रेयर एंड्रयूज यानी कि CF एंड्रयूज जिनको बोलते हैं, महात्मा गांधी के दोस्त थे, इसलिए महात्मा गांधी इनको दीनबंधु की उपाधि दी थी। और चित्तरंजन दास जो थे वो देश बंधु थे, फ्रेंड ऑफ नेशन। कुछ और उपाधियां हैं। सुभाष चंद्र बोस के बारे में आप जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। इनको देश नायक कहते हैं। और किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। नेताजी की उपाधि इनको मिली थी। नेताजी इनको उपाधि हिटलर ने दिया था, हिटलर ने इनको नेताजी कहा था। और देशभक्तों के देशभक्त ये महात्मा गांधी ने इनको कहा था। बहुत सम्मानित व्यक्ति थे सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने 2 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, 1938 में और 1939 ईस्वी में। 1939 ईस्वी में उन्होंने कन्फ्लिक्ट हो गया और उसके बाद उन्होंने यहीं पर त्याग पत्र दे दिया था। बहरहाल थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, गांधी जी के बारे में देखते हैं। गांधी जी के बारे में महात्मा इनको उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। राष्ट्रपिता की उपाधि इनको सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और 1 मैन बाउंड्री फोर्स माउंटबेटन के द्वारा किया गया था। बापू की उपाधि पे विवाद है, कुछ लोग कहते हैं नेहरू जी ने दिया था, कुछ लोग कहते हैं
सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। क्या सत्य है? तय नहीं है। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। वयोवृद्ध पुरुष, भारत के वयोवृद्ध पुरुष के नाम से जानते हैं। इन्होंने ही सबसे पहले बताया था कि भारत का धन इंग्लैंड वाले सोख के ले जा रहे हैं, यानी कि ड्रेन थ्योरी इन्होंने ही दिया था। सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है, महात्मा गांधी ने इनको कहा था। और गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता है। यह पूछा हुआ प्रश्न है बीपीएससी के द्वारा, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? ये साल है 1929 ईस्वी का। 1929 ईस्वी में कांग्रेस का सालाना जलसा जो था, ये तय हुआ कि लाहौर में किया जाएगा। और उसी साल एक तरह से भारतीय राजनीति में यूं समझ लीजिए कि नेहरू की एंट्री हो रही है, क्योंकि 1928 ईस्वी तक नेहरू के पिताजी यानी मोतीलाल नेहरू जी, उनका जलवा था। लेकिन 1929 ईस्वी में पहली बार ऐसा हुआ कि जवाहरलाल नेहरू की एंट्री हुई। कांग्रेस का अधिवेशन हुआ वहां पर, दिसंबर महीने में हर साल होता था, तो दिसंबर महीने में उस बार भी हुआ 1929 ईस्वी में। और यहीं पे नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया, यानी पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया उसी अधिवेशन में। साल था 1929। कौन अधिवेशन? लाहौर का अधिवेशन। और उसी महीने, मतलब उसी सम्मेलन के बाद में जनवरी महीने में 26 तारीख को रावी नदी के तट पर खड़ा होकर के उन्होंने झंडा फहराया और कहा कि ये आज से पूर्ण स्वराज दिवस रहेगा। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया? 1929 ईस्वी में लाहौर के अधिवेशन में। और पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया? 1930 ईस्वी में, 26 जनवरी 1930 ईस्वी में उनको घोषित किया गया। इसीलिए जब भारत आजाद हो गया तो आजादी के बाद में ये तय किया गया कि संविधान लागू होगा वो एक दिन होना चाहिए, तो 26 जनवरी को संविधान लागू करने की तिथि तय की गई। चूंकि 26 जनवरी की जो ऐतिहासिकता थी वो इसी बात से जुड़ी हुई थी, इसीलिए 26 जनवरी 1930 ईस्वी को संविधान लागू किया गया और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाने लगा। क्लियर है यहाँ तक? आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, लोकनायक बोलते हैं इनको, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक जयप्रकाश नारायण। लोकमान्य बोलते हैं बाल गंगाधर तिलक जी को। तिलक जी असहयोग आंदोलन के दौरान ही मर गए। 1 अगस्त को उनकी मृत्यु हो गई। जैसे ही उनकी मृत्यु हुई, महात्मा गांधी ने एक फंड स्थापित किया, जिस फंड को बोलते हैं तिलक फंड, और उसमें 1 करोड़ रुपए जुटाने का अभियान रखा गया। जब तिलक जी मरे तो महात्मा गांधी ने कहा कि मेरा बचाव पक्ष चला गया। तिलक महात्मा गांधी के अग्रणी थे। यूं समझ लीजिए कि तिलक में आप महात्मा गांधी के बहुत सारी चीजों को देख पाएंगे। जब तिलक मर गए तो महात्मा गांधी और शौकत अली ने, 2 लोगों ने कंधा भी दिया था तिलक को। यह प्रश्न भी पूछा गया है, तो आप इन बातों को याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? गांधी जी ने कई कॉलेजों में पढ़ाई की थी, लेकिन उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है वो यह है कि सामल दास कॉलेज भावनगर है, भावनगर में उन्होंने पढ़ाई की थी। यह प्रश्न एग्जैक्टली बीपीएससी ने पिछली बार पूछा था कि महात्मा गांधी ने पढ़ाई कब की थी। इसी कॉलेज से पढ़ने के बाद में यहां से निकले और सीधे वो लंदन चले गए पढ़ाई करने के लिए, और लंदन में जाकर के उन्होंने पढ़ाई की। अगला प्रश्न है कि हमें किस अधिनियम के बारे में, मतलब किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? 1935 ईस्वी का अधिनियम था। 1935 का अधिनियम पूरा लागू नहीं हुआ। 1935 के अधिनियम से बहुत सारे परिवर्तन हुए देश में। भारत में जो अभी संविधान बना है उस संविधान में अक्षरशः इसके 90% हिस्सा ले लिए गए हैं 1935 के अधिनियम में। इस अधिनियम की 2 महत्वपूर्ण बातें थी। एक महत्वपूर्ण बात तो यह थी कि इसमें डोमिनियन स्टेट जैसे शब्दों की चर्चा थी। इसी अधिनियम में 1935 के अधिनियम में वर्मा को अलग किया गया भारत से, यानी कि बर्मा भारत से अलग हो गया। इसी अधिनियम में बिहार से टूट करके उड़ीसा बना 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को। यह ध्यान भी याद रखिएगा। और 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है, एक बात यह भी याद रखिएगा। 1909 का जो अधिनियम है इसको मार्ले मिंटो अधिनियम कहते हैं। मार्ले मिंटो अधिनियम कहते हैं। मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 में आया था और इसी अधिनियम में मुस्लिमों को सेपरेशन का दर्जा मिल गया था, इसी 1909 के अधिनियम में। 1919 का अधिनियम है। 1919 के अधिनियम को हम मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी बोलते हैं। इसी मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम में दलितों जैसी पे बात विमर्श होने लगी थी। हालांकि इसमें बहुत सारी बातें हुई थी 1919 के अधिनियम में, आपको इनका नाम याद रखना है। और 1858 के अधिनियम एक तरह से भारत में गेम चेंजर साबित होता है। ये इसलिए क्योंकि इसी अधिनियम में भारत का वायसराय का नाम बदल गया। इसी अधिनियम से ऐसा तय हुआ कि भारत का जो अब अधिकार है, मतलब भारत में जो प्रशासन का अधिकार है, ये अब ईस्ट इंडिया कंपनी की नहीं रहेगी, बल्कि इसके बदले स्थान पर ब्रिटिश गवर्नमेंट अधिकार करेगी, यानी कि महारानी का अधिकार हो जाएगा। और महारानी का अधिकार, महारानी ने वहां से चिट्ठी लिख करके भेजा पहली बार। और 1858 ईस्वी के अधिनियम को लॉर्ड कैनिंग ने, इलाहाबाद में एक पार्क है जिसको मिंटो पार्क कहते हैं, अब उनका नाम बदल गया, आजाद पार्क हो गया शायद, उस पार्क में बैठ करके
उन्होंने उसकी घोषणा की थी। ये वही आज़ाद पार्क है जिस पार्क को गुनाहों के देवता में धर्मवीर भारती ने चर्चा किया है। ये वही पार्क है जहाँ पर गेसु बैठती है और उसके बालों में से खुशबू निकलती है, उसमें फूलें लगाई जाती हैं। बेहद खूबसूरत उपन्यास है गुनाहों का देवता। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जरूर पढ़िएगा, एग्जाम देने के बाद पढ़िएगा। उस उपन्यास को पढ़ने की शर्त यह है कि आप रूम में बैठ के पढ़ेंगे तो एक ही सांस में उसको पढ़ जाएंगे, मतलब एक ही बैठक में उसको खत्म कर लेंगे, इतनी जबरदस्त उपन्यास है। और आप अपने कुर्सी और टेबल के बगल में बाल्टी रखिएगा, क्योंकि उस उपन्यास को पढ़ते हुए आप भर भर के रोएंगे। और आप अपने किसी दोस्त मित्र या घर वालों को बोल दीजिएगा कि जब आप उस पर पढ़ रहे हो तब वो बाल्टी जब आंसुओं से भर जाए तो उसे ले जाकर के फेंक के फिर ला के रख दे, क्योंकि आप उसमें बाल्टी में भर भर के रोने वाले हैं। तो बेहद बेहद महत्वपूर्ण उपन्यास है। उस उपन्यास का असर ये होता है कि जिस दिन पढ़ेंगे उसके अगले 7, 8, 10 दिनों तक आप पे नशा छाया रहेगा, आप होश में नहीं रहेंगे। मेरे साथ भी हुआ था, आपके साथ भी होगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? दांडी यात्रा 24 दिन चली थी। महात्मा गांधी 1931 की कहानी तो आपको हम बता ही चुके हैं। 1931 ईस्वी में 1930 ईस्वी में ही इरविन को लेटर दिया कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तब हम दांडी यात्रा शुरू करेंगे, मतलब हम आंदोलन करेंगे। उन्होंने कुछ मांगे दी थी और वो कुछ ऐसी मांगे थी जो कि मानने लायक थी भी नहीं, शायद वो मान भी नहीं पाता इरविन। तो गांधी जी से परेशान होकर के इरविन ने कह दिया कि ठीक है, जाइए, आपको जो करना है करिए, हम आपको नहीं रोकेंगे। गांधी जी ने उसको बहुत सीरियसली लिया और जा करके तय किया कि अब हम यहाँ से दांडी यात्रा करेंगे, यानी कि नमक के खिलाफ आंदोलन छेड़ेंगे। उस समय नमक के लिए देश में कानून लगता था, अगर नमक अगर बिकता था तो सिर्फ अंग्रेज बेच पाते थे और उस पर षड्यंत्र लगाया जाता था, उस पर पैसे लगाए जाते थे। अब इससे परेशान होकर के गांधी जी ने उसी को आधार बनाया और उसी को तोड़ने के लिए उन्होंने रूल किया कि अब हम आंदोलन करेंगे और आंदोलन करके इसको तोड़ेंगे। गांधी जी उन्हीं दिनों एक अखबार छापते थे, अखबार का नाम था यंग इंडिया। और यंग इंडिया में उन्होंने 30 जनवरी 1930 ईस्वी को वायसराय के नाम पर एक पत्र लिख दिया, मतलब उसी में छाप दिया कि हमारी 11 सूत्रीय मांगे हैं। और वो 11 सूत्रीय मांग अलग अलग थी, जैसे नमक को समाप्त किया जाए, नशीली वस्तु की बिक्री बंद कर दी जाए, सभी राजनीतिक कैदियों को छोड़ दिया जाए, गुप्तचर विभाग को खत्म कर दिया जाए, सैनिकों का खर्चा 50% कम कर दिया जाए, लगान 50% कम कर दिया जाए, विनिमय की दर 1 शिलिंग से 4 पेंस कर दी जाए, भारतीय समुद्र तट केवल भारतीय जहाजों के लिए सुरक्षित रहे। ऐसे ऐसे 11 मांग थे उनके, महात्मा गांधी के। लेकिन अब कैसे मानता कोई? अब सैनिकों पर से 50% खर्चा कम कर दीजिए, मानने वाली मांग है क्या कि कोई मांगेगा? तो किसी ने मांगा नहीं, मतलब इरविन ने माना ही नहीं। जब नहीं मांगा, मतलब उनकी मांग को नहीं माना इरविन ने, तब गांधी जी ने कहा कि मैंने रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला। और विवश होकर के उन्होंने 12 अप्रैल के दिन, आप ये दिन जरूर याद रखिएगा, 12 अप्रैल 1930 ईस्वी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। लेकिन इस 12 अप्रैल 1930 से पहले भी एक छोटी सी कहानी है। सॉरी, वो 12 अप्रैल कहा मैंने, सॉरी 12 अप्रैल नहीं, 12 मार्च था। 12 मार्च से पहले की भी एक कहानी थी कि 12 मार्च 1930 ईस्वी से पहले भी एक छोटी कहानी ये थी कि ये सब कुछ प्री प्लान था, पहले से सब कुछ तय कर लिया गया था। यानी 1929 ईस्वी का जो कांग्रेस का लाहौर में अधिवेशन हुआ था, आपको बताया था मैंने, जहां पे आजादी की दिवस मनाई गई थी, उस लाहौर अधिवेशन में ही यह तय कर लिया गया था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किया जाएगा। और फरवरी 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी साबरमती आश्रम गए, तो वहीं पे कांग्रेस की कार्यकारिणी की दूसरी बैठक हुई और उसी बैठक में ये सारा अधिकार महात्मा गांधी के हाथों में सौंप दिया गया और वहीं से दांडी मार्च की एक भूमिका बनाई जाने लगी। तो 12 मार्च को दांडी मार्च शुरू हुआ, और दांडी मार्च इसलिए मार्च बोलते हैं, दांडी से शुरू हुआ था, 12 मार्च को शुरू हुआ और 6 अप्रैल तक चला था, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी तक चला था ये। टोटल जो लोग थे इसमें 78 सेवक लोग, मतलब जो उनके कार्यकर्ता लोग थे, 78 लोगों ने भाग लिया था। 385 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी और साथ में लोग गांव-गांव से गुजरते थे, लोग गांधी जी का स्वागत करते थे और कारवां बढ़ता जाता था। 78 लोगों ने शुरू किया था। अंततः 6 अप्रैल को वो लोग पहुंचे दांडी में, और दांडी में जाकर के नमक बना करके कानून को भंग कर दिया। दांडी जो है वो गुजरात के नवसारी जिला में पड़ता है, अभी वर्तमान में उसकी स्थिति यही है। तो 6 अप्रैल को तो उन्होंने नमक कानून बना के तोड़ दिया और लगे हाथ 9 अप्रैल को उन्होंने आंदोलन के कार्यक्रम की घोषणा कर दी। और उसमें उन्होंने कहा, उनकी कुछ बातें थी जो लोगों तक पहुंचानी थी, वो निम्नलिखित थी। पहली बात तो यह है कि गांव-गांव में जाना है और नमक कानून को तोड़ना है। दूसरा, छात्र सरकारी विद्यालय या कर्मचारी दफ्तरों को छोड़ दे, लोग सरकारी नौकरी ना करें और सरकारी स्कूलों में ना पढ़े। तीसरा था कि विदेशी वस्त्रों को जलाया जाए। चौथा था कि सरकार को कर नहीं दिया जाए, हम टैक्स नहीं देंगे। और पांचवा था कि महिलाएं जो हैं, नारियां जो हैं, वो शराब, अफीम या विदेशी वस्त्रों की जो दुकानें हैं उसका घेराव करेंगी। अब जैसे ये घोषणा हुआ, ये आंदोलन चारों तरफ फैल गया, हर तरफ फैल गया, पूरब से लेकर के पश्चिम तक। पश्चिम में अगर आप देखेंगे तो
खान अब्दुल गफ्फार खां थे, वो इसका नेतृत्व संभालने लगे। पूरब में अगर आप देखेंगे तो नागालैंड मणिपुर के साइड में यदुनाग थे और उनकी भतीजी गैडिलहू थी, उन्होंने इसको संभाल लिया। दक्षिण में अगर आप देखेंगे तो चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी जो कि महात्मा गांधी के समधी भी थे, उन्होंने इसको संभाल लिया। और महात्मा गांधी इधर तो पश्चिमी भारत में थे ही, गुजरात में थे ही, और इस तरह से ये चारों तरफ आंदोलन छिड़ गया और ये आंदोलन 24 दिन चला, भयंकर चला। इसी के बाद में गांधी इरविन समझौता होता है। क्लियर है? आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था, यह कौन सी प्रथा थी? तो यह रैयतवाड़ी प्रथा थी। लेकिन हम एक बार तीनों को जान लेते हैं कि कौन प्रथा कौन सी थी। हम सबसे पहले जमींदारी प्रथा को देखते हैं कि जमींदारी प्रथा थी क्या। जमींदारी प्रथा के बड़े सारे नाम हैं। पहला नाम तो यही है कि अस्थाई बंदोबस्ती, इसी को कहते हैं, ध्यान रखिएगा, अस्थाई बंदोबस्ती। दूसरा इस्तमरारी व्यवस्था, इस्तमरारी व्यवस्था इसी का नाम है। तीसरा जमींदारी व्यवस्था, इसी का नाम है। पांचवा जागीरदारी व्यवस्था, इसी का नाम है, जागीरदारी व्यवस्था इसी का नाम है। और एक और है नाम मालगुजारी व्यवस्था, मालगुजारी व्यवस्था इसी का नाम है, एक का ही नाम है। तो अगर ये सारा नाम पूछे ना, इस्तमरारी, अस्थाई, जमींदारी, जागीरदारी, मालगुजारी, तो आपको विचलित नहीं होना है, एक ही याद रखना है, कौन सा? जमींदारी व्यवस्था। अब है कि इसको लागू किसने किया था? तो कार्नवालिस ने लागू किया था, लॉर्ड कार्नवालिस ने। कब? 1793 ईस्वी में इसको लागू किया था। कहां लागू किया था? बंगाल वाले इलाके में, थोड़ा सा बनारस का पीछे वाला इलाका भी था, तो ये वहां पे लागू किया गया था। क्लियर है? अब हम देखते हैं दूसरा रैयतवाड़ी व्यवस्था। इसके बारे में एक बात याद रखिएगा कि इस व्यवस्था में जो था, किसान को ही मालिक बना दिया गया था, मतलब रैयत को ही भूस्वामी मान लिया गया था और उससे ही लगान की शर्तें तय कर ली गई थी। यह व्यवस्था कई जगहों पे लागू था, जिसमें मद्रास के नीचे बगल में देखेंगे तो बंबई है, वहां भी लागू हुआ था। और पूर्वी बंगाल में भी थोड़ा सा लागू किया गया था इसे, पूर्वी बंगाल, फिर असम और कुर्ग में लागू किया गया था। साल कौन सा था ये? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में ऐसा मानते हैं कि सबसे पहले ये ट्रायल के रूप में थोड़े दिन के लिए 1792 ईस्वी में लागू किया गया था, जो कि मद्रास के 12 महल में है। लेकिन इन सारे इलाकों में जो लागू किया गया था, यह 1820-22 के आसपास में इसको लागू किया गया था, रैयतवाड़ी व्यवस्था को। रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में कहा जाता है कि इसको लागू करने वाला जो व्यक्ति थे, दो लोग थे, एक र से रैयत, एक र से रीड नामक व्यक्ति थे। एक तो उसने याद किया, लगाया था, और दूसरा मुनरो, कैप्टन रीड और टॉमस मुनरो, दो लोगों ने मिलकर के रैयतवाड़ी व्यवस्था को लगाया था। अब देखते हैं महालवाड़ी व्यवस्था क्या थी, या महालवाड़ी प्रथा क्या थी। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, महालवाड़ी, म से महालवाड़ी, म से मैकेंजी, हाल्ट मैकेंजी नाम के व्यक्ति ने इस प्रथा को लागू किया था। याद रखिएगा, र से रैयत, र से रीड और म से महाल, म से मैकेंजी, हाल्ट मैकेंजी। अब है कि इसको लागू कहाँ किया गया था? तो इसको लागू किया गया था आगरा, अवध और दक्षिणी भारत में, थोड़ा सा मध्य प्रांत में भी लागू किया गया था, पंजाब के भी कुछ भागों में लागू किया गया था। एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है, ये भारत के सबसे अधिक 51% भाग पर लागू किया गया था। तो ये जानने वाली इतनी ही चीजें थी अपने को, ये अपन जान लिए। अब महालवाड़ी में भी समझ लीजिए, महालवाड़ी में महाल बना दिया गया था, जैसे अभी पंचायत होती है ना, वैसे ही पंचायत बना दिया गया था, और महाल में एक व्यक्ति को जिम्मेदार बना दिया गया कि वही देगा वो। अब है कि दहसाला प्रथा क्या था? ये भी एक तरह का टैक्स का ही कार्यक्रम था, मतलब 10 सालों पर इसमें टैक्स लिया जाता था, इसलिए इसको दहसाला प्रथा कहा जाता था। अगला प्रश्न है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे। लेकिन अब दूसरा सत्याग्रही कौन था? दूसरा सत्याग्रही थे नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू। और तीसरा सत्याग्रही कौन था? तीसरा सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त थे तीसरा सत्याग्रही। इस चीज को आप याद रखिएगा। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? आपको बताया था, श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा एक बड़े ही क्रांतिकारी व्यक्ति थे, बाद में ये देश छोड़ करके उधर से चले गए। लेकिन ये जिस इंडिया हाउस को बनाया था, उस इंडिया हाउस में बाद में सावरकर रहे, बहुत सारे लोग रहे उसमें, उधम सिंह जैसे लोग भी जाकर उसमें रहे थे, और वहीं से कर्जन वाइली की हत्या की गई थी। कई सारे यहाँ पे कांड किए जाते थे, बाद में इंडिया हाउस को सीज कर दिया गया। वर्तमान में इंडिया हाउस है लंदन में, आप इसको कभी जाएंगे तो घूमने जाएंगे, इंडिया हाउस है वहां पे। रास बिहारी बोस भी बड़े क्रांतिकारी थे। रामचंद्र शुक्ल के बारे में, ये हिंदी साहित्य के बहुत बड़े आलोचक हैं, रामचंद्र शुक्ल। अगर राजकुमार शुक्ल का नाम आएगा तब आपको याद रखना है, वो चंपारण के व्यक्ति थे जो महात्मा गांधी से मिले थे, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं। और तारकानाथ दास जो थे, ये कई कमिटियों को बनाए थे, कई पत्रिकाओं का संपादन किए थे। अभी मिलेंगे हमको आगे तो हम इस पर चर्चा करेंगे। कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए ह्यूम साहब थे। ए ह्यूम एक असैनिक सिविल सेवक थे। ये 1885 ईस्वी में इनके दिमाग में आया और इन्होंने कांग्रेस की स्थापना करने के लिए सोच लिया। जिस समय कांग्रेस की स्थापना हो रही थी, उस समय भारत का वायसराय जो था वो डफरिन नाम का एक व्यक्ति था। डफरिन ने
सहमति से, ए ह्यूम के सहमति से, ए ह्यूम को सहमति दे करके ये तय किया कि कांग्रेस की स्थापना कराइए। कांग्रेस की स्थापना जब हुई तो उसका बैठक जो था, पहला बैठक होना था पुणे में, लेकिन वहाँ प्लेग की बीमारी फैल गई, इसलिए उस बैठक को उठा करके बंबई ले जाया गया और बंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में उसकी पहली बैठक की गई। बैठक में यह तय हुआ कि कांग्रेस का नाम पहले कांग्रेस नहीं था और उसका नाम बदलने का सुझाव दादा भाई नौरोजी ने दिया और नाम बदल करके कांग्रेस किया गया और पहले अध्यक्ष बने WC बनर्जी, उनका नाम था व्योमेश चंद्र बनर्जी। ध्यान रखिएगा, ए ह्यूम उसके कभी अध्यक्ष नहीं बने, हमेशा उसके सचिव बने रहे। बाद में उनकी मृत्यु हो गई और शिमला में इनको दफनाया गया ह्यूम को। ह्यूम थे तो अंग्रेज, लेकिन बाद में इंडियन से बहुत मोहब्बत करते थे, ये बहुत इनका इंडियन से बहुत रिलेशन बन गया था एक तरह का, तो इंडिया में ही रहे, ताउम्र ही रहे। बाद में कांग्रेस का पिता की उपाधि इनको दी गई, ए ह्यूम साहब को। कांग्रेस बनाते वक्त ये ध्यान में रखा गया था कि ये अंग्रेजों के लिए सेफ्टी वॉल्व का काम करेगा, लेकिन सेफ्टी वॉल्व बना नहीं, बाद में पलट गया और वही लोग जिन्होंने स्थापना करवाया था वो लोग भी इसके खिलाफ बोले, जिसमें लाला लाजपत राय थे, डफरिन था। करजन ने यहां तक तो कह दिया कि मेरी इच्छा है कि कांग्रेस लड़खड़ाते हुए मरे और मेरे सामने में ये मर जाए, मेरी ये इच्छा है, यहां तक कह दिया था। तो ये इनके हैं। मोतीलाल नेहरू के बारे में एक बात जान लीजिए। मोतीलाल नेहरू और उनके एक मित्र थे दोनों ने मिल करके स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। स्वराज पार्टी असहयोग आंदोलन के असफलता के बाद लिया गया एक निर्णय था जिसमें उसकी स्थापना की गई थी स्वराज पार्टी। तो स्वराज पार्टी की जो स्थापना थी वो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने दोनों ने मिल करके की थी। उसमें बड़े सारे समर्थक भी थे। समर्थक कौन कौन से थे एक बार नाम सुन लीजिए, क्या पता कहीं पूछ ले इसी में से घुमा करके। समर्थक थे विठल भाई पटेल जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के भाई थे, हकीम अजमल खान, श्रीनिवास अयंगर, मदन मोहन मालवीय, SR जयकर वगैरह, ये सब लोग थे। याद रखिएगा मार्च 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में स्थापना हुआ था। तो ये था। अच्छा, इसमें एक व्यक्ति है रासबिहारी बोस। रासबिहारी बोस के बारे में ये समझ लीजिए कि ये क्रांतिकारियों के एक थे, बाद में जापान चले गए, उधर रहने लग गए थे। रासबिहारी बोस ने हार्डिंग जो कि दिल्ली में दिल्ली दरबार लगाया था उस पर बैठ करके जा रहा था। जब वो बैठ करके जा रहा था तो उस पर उन्होंने बम फेंका था रासबिहारी बोस। 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ जिसमें कांग्रेस बट गया था दो भागों में। उसमें एक व्यक्ति ने अध्यक्षता की थी, उनका नाम था रासबिहारी घोष। याद रखिएगा वो घोष थे, कंफ्यूज मत होइएगा। अगला प्रश्न है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। सुभाष चंद्र बोस ने भी बड़े सारे नारे दिए थे। इनका एक नारा ये था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस का नारा था। अरविंद घोष बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। इन्होंने ICS का एग्जाम दिया था, पास भी कर गए थे, बस घुड़सवारी के एग्जाम में फेल हो गए। घोड़ा को दौड़ा नहीं पाए ठीक से, फेल हो गए, बाहर हो गए। भारत में आए तो क्रांति करने लगे और अलीपुर में कांड हुआ, उस कांड में पकड़े गए। जब वो पकड़े गए तो चित्तरंजन दास ने वकालत करके इनको छुड़ा लिया। जेल में इनको कूटा अंग्रेजों ने कस के, और ये जेल से निकलते ही बोले कि हमको श्री कृष्ण भगवान दिखाई दिए हैं और अब मैं इनकी सेवा करूंगा। और उसके बाद में पौंडीचेरी चले गए और पौंडीचेरी जाकर के ये महर्षि अरविंदो बन गए। ये बहुत बड़े दार्शनिक हो गए, फिलोसफर हो गए। पौंडीचेरी में अरविले आश्रम है इनका, कभी जाएं तो बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत सुकून मिलता है इस जगह पे जाकर के। अगर आप अध्यात्म की तरफ लौटना चाहते हैं, अध्यात्म में आपकी रुचि हो, तो आप जीवन में कभी जरूर जाइएगा अरविंदो घोष के आश्रम में। पौंडीचेरी अरविले आश्रम बोलते हैं। बिपिन चंद्र पाल, तिलक और लाल लाजपत राय, ये तीनों मित्र हुआ करते थे और इनको कहा जाता था लाल बाल पाल। लाल लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और पाल बिपिन चंद्र पाल। अगला प्रश्न, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण त्याग दी थी? आपको बता दिए थे, जालियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से उन्होंने त्याग दिया था। उस समय तक उनको बड़ा दोस्ती थी अंग्रेजों से, वो अंग्रेजों के लेकर बड़ा फेवर में बोलते थे। जैसे 1905 ईस्वी का जब आंदोलन हुआ था, स्वदेशी आंदोलन इसको बोलते हैं, तब सबने कहा विदेशी वस्त्रों को जलाओ। रविन्द्रनाथ टैगोर इकलौते व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि नहीं, ये विदेशी वस्त्रों के साथ में निष्ठुर बर्बादी है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर उस समय तक अंग्रेजों के सपोर्ट में बोलते थे। इनफैक्ट जब वहां के राजा भारत में आ रहे थे तो उनके सम्मान के लिए उन्होंने गीत लिखा था। बाद में जब दुश्मनी हो गई तब वो गीत भारत के सपोर्ट में आ गया और अभी जो हमारा भारत का राष्ट्रगान है उन्होंने लिखा था। रविन्द्रनाथ टैगोर इकलौते व्यक्ति थे जिन्होंने दो देशों के राष्ट्रगान तो खुद ही लिखे हैं, भारत और बांग्लादेश, अमर सुनार बांग्ला और जनगण मन अधिनायक हो जय हो। और एक देश का गाना, श्रीलंका का गाना, उनके स्टूडेंट ने लिखा है। मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर के 3 देशों के गाने लिखने का, राष्ट्रगान लिखने का वो है, दुनिया में इकलौते व्यक्ति हैं ही हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में आपको बता चुके हैं, यह 1930 में प्रारंभ हुआ था।
और चौरा चौरी घटना आपको पता है, इसी वजह से जो असहयोग आंदोलन था उसको रोक दिया गया था। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुई थी चौरा चौरी घाट, ये गोरखपुर के पास में पड़ता है। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना जो था वो गोपाल कृष्ण गोखले साहब ने किया था 1905 ईस्वी में, याद रखिएगा। भगत सिंह की फांसी हुई थी 23 मार्च 1931 ईस्वी को। बिपिन चंद्रपाल और लाला लाजपत राय को पुलिस की लाठियों से इतनी पिटाई कर दी पुलिस ने इनकी कि इनकी मृत्यु हो गई थी, लाला लाजपत राय की। सबने क्या कहते हैं, साइमन कमीशन जब भारत में आया था तो उसी के विरोध में ये खड़े थे। फिर जिस व्यक्ति ने पिटवाया था उसका नाम था सांडर्स की हत्या भगत सिंह और इनके दोस्तों ने कर दी, तो इस तरह से ये मर गए। लाला लाजपत राय आर्य समाज के फॉलोअर थे और इन्हीं के प्रयत्नों से डीएवी जैसे संस्थान की स्थापना हुई जो कि भारत में इस समय चलती है। अगला प्रश्न, काकोरी ट्रेन एक्शन के कारण किन क्रांतिकारियों की फांसी की सजा हुई थी? कई लोग थे इसमें, राम प्रसाद बिस्मिल जी थे इसमें, अशफाक उल्ला खां थे, इन दोनों लोगों की हुई थी। वीर सावरकर और उनके भाई वासुदेव चापेकर, ये भाई नहीं थे, मतलब ब्राह्मण ही थे, दोनों ही चित्पावन ब्राह्मण थे। इनको उस कांड में नहीं किसी और कांड में पकड़ा गया था, काला पानी की सजा हुई थी इनको। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस 2 ऐसे क्रांतिकारी थे जो 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर के एक जज हुआ करते थे किंग्सफोर्ड, उस पर बम फेंक दिया था, उसके एवज में हुआ था। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली थी, खुदीराम बोस पकड़े गए थे तो इनको फांसी पर लटका दिया गया था। और सूर्य सेन और उधम सिंह, ये दोनों अलग अलग क्रांतिकारी हैं। उधम सिंह इंग्लैंड में जाकर के, लंदन में जाकर के जनरल डायर को 1941 ईस्वी में गोली मार दिया था। उनके यहाँ खानसामा की नौकरी करते थे, मतलब रसोइया की नौकरी करते थे, और वहीं पे काम किया 7-8 साल। बाद में जब वहाँ की सरकार ने, इंग्लैंड की सरकार ने जनरल डायर को सम्मानित करने के लिए बुलाया तो उसी हॉल में गए और सामने से गोलियां मारी। जज ने पकड़ा और पूछा कि तुम तो खानसामे की नौकरी करते थे, तुम चाहते तो इनको जहर दे के मार सकते थे, फिर तुमने गोलियां क्यों मारी? उन्होंने कहा, हिंदुस्तानी शेरनी का बेटा हूं, सीने पे खाता हूं और सीने पे मारता हूं। अब आप पूछेंगे कि उधम सिंह ने क्यों मारा था? जालियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था तो उधम सिंह की उम्र 7-8 साल 9 साल की थी और उनके सामने उनके पिता को गोली लगा था, और ये देख करके उधम सिंह ने बहुत क्रुद्ध हुए थे और उन्होंने उसी दिन संकल्प किया था कि मैं बड़ा हूंगा और मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य होगा, जनरल डायर को मारना। उन्होंने जाके मारा था। उनकी इच्छा थी कि हमें वहीं पे दफनाया जाए जहां पे राजा राम मोहन राय को दफनाया गया है, तो उनको वहीं दफनाया गया है, ब्रिस्टल में ही, जहां पे राजा राम मोहन राय को दफनाया गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि इंडिया फॉर इंडियंस किसने लिखी थी? किताब किसने लिखी थी? हम कुछ किताबों का नाम ही ले लेते हैं, किसने कौन लिखा था। CR दास ने लिखा था इंडिया फॉर इंडियंस, चित्तरंजन दास ने। अब है कि वीडी सावरकर, एस एन बनर्जी और MG रानाडे ने क्या क्या लिखा था। वीडी सावरकर ने 1857 ईस्वी की क्रांति पर किताब लिखा था। उन्होंने, वो पहले ऐसे लेखक थे जिन्होंने ये बताया कि भारत जो है 1857 की ईस्वी क्रांति जो है वो भारत का राष्ट्रीय क्रांति है। तो एक बार देख लीजिए कौन सी पुस्तक इसने लिखी है। अनहैप्पी इंडिया और द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, लाला लाजपत राय ने लिखा था, याद रखिएगा। बंदी जीवन, सचिंद्रनाथ सन्याल ने लिखा था। इंडिया डिवाइडेड, ये राजेंद्र प्रसाद, बिहार के थे और पहले राष्ट्रपति बने थे, संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे, इन्होंने लिखा था। अंबेडकर साहब की बड़ी सारी पुस्तकें हैं। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, अनहाइलेशन ऑफ कास्ट, जातियों के ऊपर अंबेडकर साहब का बड़ा वार था, तो उन्होंने जातियों से संबंधित बहुत पुस्तकें लिखी है। भगवती चरण वोहरा एक ऐसे व्यक्ति थे जो विदेशों में जाकर के बम बनाने की कला सीख करके आए थे, तो उन्होंने उस पर ही पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब। दयानंद सरस्वती, ये गुजरात के तरफ से निकले थे, बेहद बड़े आध्यात्मिक व्यक्ति थे, धार्मिक व्यक्ति नहीं, आध्यात्मिक व्यक्ति थे। दयानंद सरस्वती ने एक संस्था का स्थापना किया था जिसको आर्य समाज कहते हैं। आर्य समाज के 2 फॉलोअर हुए, 2 वर्ग। एक फॉलोअर ट्रेडिशनल एजुकेशन को मानते थे, एक लेटेस्ट एजुकेशन को मानते थे, न्यू एजुकेशन को मानते थे। तो जो न्यू एजुकेशन को मानते थे वो लोग लाला लाजपत राय हुए, उन्होंने डीएवी की स्थापना की। और जो ट्रेडिशनल एजुकेशन को मानते थे वो संस्कृत और इन विषयों पर जोर देते थे, तो उन्होंने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की जो कि अभी उत्तराखंड में है। और दयानंद सरस्वती संस्कृत के बहुत बड़े प्रकांड विद्वान थे, लेकिन उन्होंने अपनी पुस्तक हिंदी में लिखी, और जिस पुस्तक को उन्होंने हिंदी में लिखी उस पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। बेहद खूबसूरत पुस्तक है ये। इसी में उन्होंने स्वराज शब्द की चर्चा भी किया है। अगला है कि पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसको किसने लिखा है? दादा भाई नौरोजी ने लिखा है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इनको कहते हैं। ये भारत के वयोवृद्ध पुरुष हैं। इन्होंने इस पुस्तक में पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में ये बताया है कि भारत से कैसे अंग्रेज धन लेकर के इंग्लैंड जा रहे हैं और भारत कैसे गरीब होता जा रहा है। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद हैं, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उनका नाम था इंडिया विंस फ्रीडम। ये आज़ादी के बड़े पक्षधर थे। ये शुरू में या अंत तक ये भारत के बंटवारे के खिलाफ थे, लेकिन जब भारत के बंटवारे की कोई अवसर ना बचा
तब इन्होंने मजबूर होकर के अंततः बंटवारा करवाने पर सहमत हुए और सहमति दे दी इन्होंने। जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने लिखी है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भारत के तमाम वर्तमान और भूत के परिदृश्यों को चर्चा किया गया है। ये पुस्तक उन्होंने अल्मोड़ा जेल में रह करके लिखा था, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसमें उनके साथ में कई और लोग थे, उन सब की चर्चा इन्होंने किया है। भारत सरकार ने श्याम बेनेगल की डायरेक्शनशिप में इस पुस्तक पर एक वेब सीरीज बनाई थी, जो कि यूट्यूब पर पड़ी हुई है, निःशुल्क है, आप देख सकते हैं। अगली पुस्तक है द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, विजयलक्ष्मी पंडित जी ने लिखा है इसको। गोल्डन थ्रेशोल्ड, सॉन्ग ऑफ इंडिया, द ब्रोकन विंग, इसको लिखने वाली महिला है सरोजनी नायडू। ये भारत की इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बोला जाता है। ये उपाधि महात्मा गांधी जी ने दिया था। सरोजनी नायडू की बेटी की नाम थी पद्मजा नायडू। सरोजनी नायडू भारत की पहली गवर्नर रही थी और इनकी बेटी थी पद्मजा नायडू, जो कि बंगाल की पहली महिला गवर्नर बनी थी। एक तरह से वो जवाहरलाल नेहरू की गर्लफ्रेंड भी रही थी पद्मजा नायडू। द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, ये जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। जवाहरलाल नेहरू बहुत सारी पुस्तकों की रचना किया है, उसमें से एक पुस्तक ये भी है। इंडियन फिलॉसफी डॉक्टर राधाकृष्णन ने लिखा है। डॉक्टर राधाकृष्णन वही व्यक्ति है जिनको भारत में द्वितीय राष्ट्रपति बनाया गया और इन्हीं की स्मृति में भारत में टीचर्स डे मनाया जाता है। ये रसिया में एम्बेसडर भी रहे थे, बहुत बड़े दार्शनिक भी थे, टीचर भी थे और दार्शनिक भी थे। एक शिक्षक से राष्ट्रपति बनने के कारण उस दिन से टीचर्स डे मनाया जाता है। अगला है कि रिडल्स इन हिंदुइज्म, डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है। अंबेडकर ने इस पुस्तक की रचना अपने जीवन के अंतिम वर्षों में की थी, जब वो लगभग ये तय कर लिए थे कि वो धर्म बदल लेंगे। हालांकि अंबेडकर साहब धर्म परिवर्तन का उद्देश्य 1932 से ही रखते थे। शुरू में ऐसा लग रहा था कि वो सिख धर्म को अपनाएंगे, फिर बाद में लगा ईसाई धर्म अपना लेंगे, लेकिन अंत आते आते उन्होंने जीवन के कुछ अंतिम हिस्सों में आकर के 7-8 महीने पहले आकर के उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया और 9 बौद्ध जैसे नए विचारधारा का प्रवर्तन किया था भीमराव अंबेडकर। रिडल्स इन हिंदुइज्म में इन्हीं विषयों पर चर्चा की गई है। महात्मा गांधी के बारे में आप जानते ही हैं। इन्होंने हिंद स्वराज पुस्तक की रचना की है। हिंद स्वराज में उन्होंने रामराज्य की अवधारणा का स्पष्ट उल्लेख किया है। ये वही रामराज्य है जो कि तुलसीदास ने अपनी पुस्तक कवितावली में रामराज्य की चर्चा की है। ये वही रामराज्य है। कारण अलग अलग हो सकते हैं, इस पर कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि गोखले के बारे में उनका क्या मत था और गोखले कैसे उनके गुरु बने थे। बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य की पुस्तक लिखी थी। बाल गंगाधर तिलक के ऊपर जब पत्रकारिता के आरोप में जेल हुई 6 साल की, और बर्मा के मांडले जेल में जब उनको कैद किया गया, तब उन्होंने दीवारों पर इस पुस्तक की रचना की थी, गीता रहस्य, और उसी में इन्होंने बताया था कि आर्य भारत कैसे आए थे। कैथरीन मेयो एक तरह से एनी बेसेंट की असिस्टेंट हुआ करते थे। उन्होंने लिखा है मदर इंडिया पुस्तक की रचना की है। अगला पुस्तक है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी की रचना महात्मा गांधी के ही एक दोस्त थे, लुई फिशर नाम के, जो कि अमेरिका के थे और एक पत्रकार भी थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत को कवर करने आए थे, तो उन्होंने लिखा था लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। गोरा, रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनको रविन्द्रनाथ ठाकुर भी कहा जाता है, उनका एक उपन्यास है, बेहद खूबसूरत उपन्यास है, ग्रामीण पटकथा पर लिखी गई उपन्यास है गोरा, जरूर पढ़िए कभी मौका मिले तो। माइकल मधुसूदन दत्त, इन्होंने लिखा है द कैप्टन लेडी। और फ्रैंक मोरिस, जो कि नेहरू के दोस्त हुआ करते थे, ये भी पेशे से एक पत्रकार थे, उन्होंने नेहरू की बायोग्राफी लिखी है, नाम है जवाहरलाल नेहरू और बायोग्राफी। अगला है भगत सिंह लाला राम शरण दास के आग्रह पर एक पुस्तक लिखी थी, एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीम लैंड। इस पुस्तक में उन्होंने एक तरह से अपने भविष्य के भारत की चर्चा की है। ये बहुत बड़ी पुस्तक नहीं है, लगभग 30-32 पेजों पर आधारित एक पुस्तक है, भगत सिंह ने लिखी थी। अ नेशन इन द मेकिंग, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने लिखा था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी पहले ICS ऑफिसर थे भारत के बनने वाले, बाद में इनको निकाल दिया गया था। फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, द लाइफ डिवाइन, 2 अलग अलग पुस्तकें हैं, द लाइफ डिवाइन और फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर। जब अरविंद घोष इंडिया से, मतलब इंडियन टेरिटरी से निकल करके जब पौंडीचेरी टेरिटरी में चले गए, तब उन्होंने, यानी ये घटना है 1905 के बाद की, जब वो लंदन से पढ़ करके लौटे। लंदन में उन्होंने उसी कॉलेज से पढ़ाई की थी जिससे न्यूटन ने पढ़ा था, ट्रिनिटी कॉलेज से। वहां से पढ़ करके लौटे और भारत में क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने लगे। क्रांतिकारी आंदोलन के चक्कर में ही अलीपुर में एक षड्यंत्र हुआ और उस अलीपुर षड्यंत्र में अरविंद घोष और उनके भाई दोनों पकड़े गए। वारिंद्र घोष और अरविंद घोष दोनों को पकड़े गए। वारिंद्र घोष को तो सजा हुई, लेकिन अरविंद घोष को बचा लिया गया। चित्तरंजन दास ने इनको बचा लिया और अरविंद घोष को जेल में इतनी कुटाई की गई कि इन्होंने जेल से निकलते ही ये कहा कि अब मैं सेवा करूंगा, देश सेवा नहीं बल्कि मैं धर्म की सेवा करूंगा। और वहीं से ये महर्षि अरविंदो बन गए और पौंडीचेरी चले गए। पौंडीचेरी जाने के बाद में उन्होंने
ऑरविले आश्रम की स्थापना की। वर्तमान में भी ये आश्रम है और उन्होंने यहीं पे इन दोनों पुस्तकों की रचना की है, द लाइफ डिवाइन। उन्होंने क्रांतिकारी दल के समय में ही वंदे मातरम पत्रिका का भी संपादन किया था। वंदे मातरम पत्रिका को इंग्लिश में लिखा था इन्होंने। अगला है कि राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया आपको पता ही है कि ये जयप्रकाश नारायण के समय के सबसे बड़े और सर्वोदय समाज के सबसे बड़े मुखिया हैं। गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन की रचना इन्होंने की है राम मनोहर लोहिया ने। महात्मा गांधी की आत्मकथा है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। इसमें उन्होंने अपने सत्य के प्रयोग लिखे हैं, इसी में उन्होंने अपने सारे सिद्धांत बताए हैं। और महात्मा गांधी की जो ये बायोग्राफी है, इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि हिंदुस्तान या नहीं बल्कि दुनिया के कुछ ऐसे ही बायोग्राफियों में से जिनमें स्पष्ट रूप से सत्य लिखा गया है। इसी पुस्तक में उन्होंने सत्य के प्रयोग बताए हैं कि सत्य को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अहिंसा पे उसमें चर्चा की है। और सॉन्ग्स ऑफ प्रिजन एक रचना महात्मा गांधी ने भी की थी, जो अर्ली फेज में किया था उन्होंने। सुभाष चंद्र बोस इंडियन स्ट्रगल की रचना की है। सुभाष चंद्र बोस आपको पता ही है कि बाद में ये चले गए इंडिया से और फिर वहां पे जाकर के जर्मन में जाकर के हिटलर से मिले और फिर जापान आया। जापान से आने के बाद में वो थाईलैंड जैसे इलाकों में आ गए। अगली पुस्तक है आनंद मठ। आनंद मठ की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था। ये पेशे से बंगाल में साहित्यकार भी थे और अंग्रेजी मुलाजिम भी थे। इन्होंने दुर्गेश नंदिनी की भी रचना की है। तराना-ए-हिंद मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। ये बहुत महनीय रचना है। इसी में उन्होंने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर दुर्गादास ने लिखा है। और जिससे हमें बहुत जरूरत है, बी.डी. सावरकर ने जिस पुस्तक को लिखी थी उस पुस्तक का नाम है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंट 1857। इस पुस्तक को बार बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला पुस्तक है फ्रीडम एट मिडनाइट। ये लैरी कॉलिंग्स और डोमिनियन लेपियर ने लिखा था। इस पुस्तक को भी याद रखिएगा। दीनबंधु मित्र नील दर्पण लिखा है। इसमें नीले किसानों की खेती पर चर्चा की गई है। नीले किसानों का दर्द इसमें लिखा गया है। लाला हरदयाल उन्होंने भी एक पुस्तक लिखी है हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर। वैलेंटाइन सिरोल आपको बताए थे, इंडियन अनरेस्ट पुस्तक लिखा था। आरसी दत्त इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा था। आरसी दत्त और दादा भाई नौरोजी जो थे, ये सारे लोग मिल करके भारत में इकोनॉमिक पे बात करते थे, इकोनॉमिस्ट थे एक तरह से। रविन्द्रनाथ टैगोर ने द क्रिसेंट मून और द पोस्ट ऑफिस लिखा है। वारिंद्र घोष ने भवानी मंदिर की रचना की थी। बिपिन चंद्र ने द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया लिखा है। और रफीक जकारिया ने द मैन हु डिवाइडेड इंडिया लिखा है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि लिखा है। इसके अंग्रेजी संस्करण 1912 में आई थी और इसी पर इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। सुरेंद्रनाथ सेन ने 1857 लिखा है। तो ये थे पुस्तकों, इनको आप घोंट जाइएगा। अगला प्रश्न है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। इसमें कई लोग थे, लेकिन महत्वपूर्ण जो लोग थे वो ज्योतिबा फुले थे। हालांकि कई बार इसमें आत्माराम पांडुरंग का नाम भी जुड़ता है। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी और आर्य समाज की स्थापना उन्होंने किया था। लेकिन आपसे पूछा कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसकी, तो राजा राम मोहन राय ने किया था। और गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था। बहुत सारी पुस्तकों का रचना किया था और 3-4 मुख्य आंदोलन है वो भी जोड़ लीजिए। 1917 चंपारण, 1918 में अहमदाबाद और खेड़ा, 1919 में रॉलेट एक्ट, 1920 में सत्याग्रह। कौन सत्याग्रह? असहयोग आंदोलन 1920 में। उसके बाद 1930 में असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय आंदोलन, और इसी में दांडी मार्च भी है। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये मुख्य आंदोलन गांधी जी के याद रखिएगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कुछ याद ना रहे, एक बात याद रखिएगा। बाबा साहब अम्बेडकर इकलौते व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे। पूना पैक्ट हुआ था और भारत के पहले कानून मंत्री भी थे। इनके सहयोग से ही भारत में हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट वगैरह ये सब आए थे। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? अभी इसमें 2 प्रश्न होंगे। एक तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। अगर प्रथम महिला अध्यक्ष आएगा तब उस स्थिति में एनी बेसेंट जी हो जाएंगी। कब हुआ था ये? 1917 ईस्वी में बनी थी अध्यक्ष। लेकिन अगर होगा महिला अध्यक्ष तो सरोजनी नायडू हो जाएंगी। ये शायद मेरे ख्याल से 1925 में बनी थी। आप अगर मैं गलत हूं तो करेक्ट करिएगा। कस्तूरबा गांधी जो थी ये महात्मा गांधी की वाइफ थी। अगला प्रश्न है कि ठगी प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? कैप्टन स्लीमैन ने किया था ठगी प्रथा का अंत, कैप्टन स्लीमैन ने। इनको ठगी प्रथा के समय में, मतलब इनको विलियम बेंटिक ने इंस्ट्रक्शन दिया था और इसके सुझाव पर उन्होंने किया था। अगला प्रश्न है कि अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? आक्रामक नीति जो है ये लॉर्ड लीटन ने अपनाया था। लॉर्ड लीटन एक तरह का यहूदी वायसराय था। इनको ओवन मेरेडिथ के नाम से भी जानते हैं, लॉर्ड लीटन को। ये बहुत अजीब इंसान था। इसने भारत पर आकर के इतने अत्याचार किए, एक तरह से इसने भारत में अंग्रेजों के प्रति नफरत पैदा करवा दिया। ये वो ऐसा इंसान था। इसने आईसीएस में बैठने की उम्र तक घटा दी। इसने बहुत सारे सेंसरशिप लगा दिए। तो ये था
लॉर्ड कैनिंग 1857 की क्रांति का भुक्तभोगी व्यक्ति था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड डफरिन के समय में कांग्रेस की अध्यक्षता हुई थी, कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और लॉर्ड मेयो, इसके समय में भारत में पहली बार जनगणना शुरू हुआ था। दुख की बात है कि लॉर्ड मेयो अंडमान निकोबार घूमने गया और एक सिर्फुरे इंसान इसके पेट में चाकू मार दिया और मर गया। इसकी कब्र वहीं है लॉर्ड मेयो की। अगला प्रश्न है कि 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से प्रारंभ किया था? दांडी से प्रारंभ किया था। दांडी से वो साबरमती से दांडी गए, दांडी में जाकर नमक कानून तोड़ा और यहीं से उन्होंने शुरू कर दिया था। वर्धा में उन्होंने बहुत सारे पत्रों का संपादन किया था। अभी वर्तमान में वर्धा में इन्हीं की जगह पर सेवाग्राम है, वर्धा के पास में ही है, वर्धा से 9 किलोमीटर की दूरी पर सेवाग्राम है, दोनों पास में ही है। महात्मा गांधी ने 1930 ईस्वी के बाद में संकल्प कर लिया कि जब तक भारत से छुआछूत नहीं हटेगा तब तक मैं साबरमती नहीं लौटूंगा, और तब तक वो नहीं लौटे। शराबबंदी आंदोलन 1922 में किसके नेतृत्व में किया गया था? शराबबंदी आंदोलन के बारे में बड़ी सारी चर्चाएं हैं। ये गुजरात वाले हिस्से में हुआ था। इसका नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने इसका नेतृत्व किया था। तो आज के लिए बस हम इसको इतना ही रोकते हैं। मैंने बहुत विस्तार से बताया है, अगर आप इसको देख लेंगे ना तो कुछ भी नहीं छूटेगा। हम 500 प्रश्न का आपसे दावा किए हैं। अगली वीडियो लंबी होगी, अगली वीडियो 4-5 घंटे की होगी। दो वीडियो और आएंगे, और 2 वीडियो में टोटल वीडियो जो है आपका, टोटल घंटा जो लगेगा आपका, ये तो अभी 1 घंटे का है। अगली जो 2 वीडियो आएंगी वो 4-4 घंटे की होगी, 8 घंटे, यानी टोटल 9 घंटे की। 4-4 8, यानी कि 2 वीडियो में 8 घंटे और 1 वीडियो में 1 घंटे, टोटल 9 घंटे में होगा। आपको सुलझा लेंगे हम। इसमें से 500 प्रश्न हम बताएंगे, गारंटी 30 से 40 प्रश्न कहीं नहीं जाना है, इसी से आएंगे, गारंटी दे रहे हैं इस बात की। तो इसको आप विस्तार से देखिए, खूब बढ़िया से देखिए, रिवीजन करिए, और पीडीएफ की डिमांड ना करिएगा प्लीज, पीडीएफ की डिमांड मत करिएगा, बस इसको देखिए। और हाँ, अभी पता चला है कि नेगेटिव मार्किंग हट गई है बीपीएससी से, और बीपीएससी से कुछ उटपटांग खबरें भी आई हैं जो मैं तुरंत आपको अगली वीडियो में साझा करूंगा। तो वर्तमान के लिए जय हिंद। अगर आप बीटीसी वाले हैं तो अब इसको दबा के देखिए, ये आपके बेहद काम की चीज है। अगर आप पीआईटी से अलग टीजीटी भी दे रहे हैं तो उसमें भी 40 नंबर वाले हैं तो भी देखिए, उसमें भी दबा के आने वाला है इससे प्रश्न। तो चलिए, जय हिंद।